स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं गामा रेडिएशन, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इनकी जो रेंज है वो मैंने यहां पे शो की हुई है, ठीक है। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से ली है। तो देखिएगा ये 10⁻⁻10 से जो छोटी वेवलेंथ है वो गामा में आती है। तो गामा रेडिएशन इज फ्रॉम 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा रेडिएशन गामा होगा। तो गामा मीन्स लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब सवाल ये उठता है कि गामा कहां प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों गामा प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फिशन में या न्यूक्लियर रिएक्शंस में, या फिर गामा प्रोड्यूस होता है आपका रेडियो एक्टिविटी में। तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है बेसिकली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है गामा रेडिएशन। असल में ये मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है। एक गामा रेडिएशन की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ समझे आप? तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन, और इसी वजह से क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है तो इसका जो पार्टिकल बिहेवियर है वो मोर एविडेंट है, राइट। सो दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स एंड इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन। हालांकि ये बड़ा डेंजरस भी है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पे अननेसेसरी एक्सपोजर हो गया तो ये जनरल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर हम इसको कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उन्हीं पे फोकस करके हिट करेंगे। तो आपको पता होगा कि नागासाकी हिरोशिमा पे जब बम गिरा, फिशन बम जब गिरे, तो उसमें गामा रेडिएशन बहुत एमिट हुआ। तो उससे जो जनरेशन है ना वहां की, वो ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। सो आई होप आप समझ गए कि वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम से छोटी है अप टू 10⁻⁻14 एंगस्ट्रॉम या उससे भी छोटी, तो वो गामा रेडिएशन में आएगा। अब आता है एक्सरे रेडिएशन। तो एक्सरे रेडिएशन 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻13 मीटर के बीच में होता है, यानी 100 एंगस्ट्रॉम से लेके और 0.001 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेके और 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो रेडिएशन है वो गामा कहलाएगा, एक्सरे कहलाएगा। अब आप देख सकते हो कि 10⁻⁻13 और 10⁻⁻8 में अगर हम ले रहे हैं तो ये गामा और अल्ट्रावायलेट दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। असल में एक्सरे रेडिएशन जो है वो बहुत ही यूजफुल है मेडिसिन में। तो आपको पता ही होगा कि एक्सरेज ऐसा रेडिएशन है जो बोन से पास नहीं हो पाता पर फ्लैश से पास हो जाता है। तो इसी वजह से हड्डियों में जो फ्रैक्चर वगैरह है वो ढूंढने में काम आता है। क्लियर? मतलब एक तरीके से एक्सरे रेडिएशन हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट देखने में काम आता है। और इवन ये जो है आप कह सकते हैं कि टिश्यूज को, लिविंग टिश्यूज को और आपके ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं एक्सरे रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहना तो हमें अननेसेसरी एक्सपोजर से बचना होगा। अननेसेसरी का मतलब यह है कि अगर किसी का कुछ हड्डी वगैरह टूटी है तो जाहिर सी बात है कि उसको तो कराना ही पड़ेगा एक्सरे। पर यह भी नहीं कि आप हर हफ्ते जाके एक्सरे करा रहे हैं कि चलो देख लें कितनी हड्डी जुड़ गई है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा एक्सरे। क्लियर है? तो इसका ओरिजिन क्या है? एक्सरे का ओरिजिन एटॉमिक डी एक्साइटेशन है। असल में इसका एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। और वो ये है कि जब किसी मेटल पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स के रिटार्डेशन में ये प्रोड्यूस होता है, या फिर उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है डिफरेंट डिफरेंट शेल से, जैसे के शेल से, एल शेल से, एम शेल से, तब भी एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद नंबर आता है अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 6 × 10⁻⁻10 मीटर से, यानी कि 6 एंगस्ट्रॉम से लेके और अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम तक हुई। तो मैं रफली लिख देता हूं, फ्रॉम 6 एंगस्ट्रॉम टू अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम।
दिस रेडिएशन। अब ये भी ओवरलैपिंग है क्योंकि कोई रेडिएशन ऐसा है जो गामा भी है, एक्सरे भी है और यूवी भी है। तो यूवी रेडिएशन हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होता है। तो असल में इनमें फर्क यही है, गामा रेडिएशन का ओरिजिन है न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन या फिर न्यूक्लियर फिशन। एक्सरे का ओरिजिन है हाई एनर्जी मतलब हाई एटॉमिक नंबर के पार्टिकल्स का डीएक्साइटेशन या फिर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यूवी हॉट बॉडीज से, ग्रेट सुपर हॉट बॉडीज से एमिट होता है। हमारे पास कोई ऐसा लैंप है जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, उससे भी एक्सरे निकलती है। वेल्डिंग में भी यूवी लाइट निकलती है। समझे बच्चों? तो यूवी का ओरिजिन हुआ हॉट बॉडीज, एक्सरे का ओरिजिन हुआ एटॉमिक डीएक्साइटेशन या फिर क्या कहिए कि स्टॉपिंग ऑफ हाई रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गामा का ओरिजिन हुआ न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन। अब यूवी की बात कर रहे थे हम, तो यूवी जो है वो लेसिक में यूज होती है, मतलब आई की सर्जरी में, जहां पे आई के अंदर एक खास जगह पे उसको फोकस किया जा सकता है। क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी है, विजिबल से छोटी है, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से फोकस किया जा सकता है। मतलब एक तो लेजर है जो लाइट की लेजर है, लाइट की लेजर ना यूज करके अल्ट्रावायलेट लाइट की लेजर यूज की जाती है आई सर्जरीज में। और यूवी जो है वो वाटर को प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट से जर्म्स को किल किया जाता है। इसके अलावा ये मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उससे स्किन की टैनिंग भी होती है, मतलब कलर डार्क हो जाता है। तो इसी वजह से जिस रीजन में ज्यादा मतलब यूवी एक्सपोजर होता है, उस रीजन के लोग थोड़े टैन यानी डार्क कलर के होते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है हमारा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में है। ये तो रफ वैल्यू है। प्रिसाइजली स्पीकिंग इट इज फ्रॉम 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये वो रेडिएशन है जिसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं, मतलब हमारी इंसानों की। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें इससे छोटी वेवलेंथ के लिए भी सेंसिटिव होती हैं, मतलब वो अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो इंफ्रारेड भी देख सकते हैं, जैसे स्नेक्स जो हैं वो इंफ्रारेड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो विजिबल से लेस एनर्जेटिक है। तो विजिबल लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजिबल लाइट आंखों में जाती है तो हमें सब चीजें दिखती हैं। असल में आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आई के अंदर रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल्स हैं जो आंखों के अंदर विजिबल लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी और कलर को डिटेक्ट करते हैं। जो रॉड शेप्ड सेल हैं वो आई थिंक इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं और कोन शेप्ड कलर को। राइट? तो कहने का मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग आंखें हैं। मतलब लोगों से मेरा मतलब है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे स्नेक्स, वो इंफ्रारेड भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ दूसरे जानवर ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंफ्रारेड पे। तो इंफ्रारेड को हीट रेडिएशन भी कहा जाता है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 7 × 10⁻⁻7 मीटर से 3 × 10⁻³ मीटर के बीच है। तो आप समझ सकते हो कि ये बड़ी वेवलेंथ है, मतलब विजिबल से बड़ी। और इसका जो इफेक्ट है इंफ्रारेड का, वो सब ऑब्जेक्ट्स को गर्म करने में है। असल में जो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म है उसका कारण वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही है। क्या है कि एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें विजिबल लाइट और आसानी से पार हो जाती है। तो विजिबल लाइट से जो एनर्जी आती है वो जब चीजों पे गिरती है तो उससे चीजें थोड़ी गर्म होती हैं, और गर्म होने के बाद जब उसको वापस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती है। अब इंफ्रारेड रेडिएशन को एटमॉस्फेयर पार नहीं होने देता, तो कुल मिला के अर्थ एक क्या कहते हैं, गर्म गोला बन के रह जाती है। ये कुछ वैसे हो गया जैसे हम कार के अंदर देखें तो कार के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसका कारण यह है कि अगर धूप में कार खड़ी है तो अंदर रेडिएशन जो जा रहा है, उसके शीशे जाने वाले रेडिएशन को जाने देते हैं, पर जो अंदर गिरने के बाद रेडिएशन लो वेवलेंथ का हो जाता है, बड़ी वेवलेंथ का हो जाता है, सॉरी। और बड़ी वेवलेंथ को वो जो ग्लास है वो वापस नहीं भेज पाता, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो अर्थ के वार्म होने का इफेक्ट
या फिर कार के अंदर गर्म होने का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी अर्थ को वार्म करने में काम आता है। अब आता है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव जो है ये 3 × 10⁻⁴ मीटर से लेके 3 × 10⁻⁻1 मीटर के बीच की वेवलेंथ है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं भी करूंगा, जैसे या कर ही देते हैं। चलिए देखिए 3 × 10⁻⁴ मीटर को अगर मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहूं, ये वेवलेंथ है, तो न्यू इज इक्वल टू c/λ, और ये आ जाएगा 3 × 10⁸ बाई 3 × 10⁻⁴, दैट कम्स आउट टू बी 10⁻12 हर्ट्ज, यानी कि 1000 गीगाहर्ट्ज। ओके, तो 1000 गीगाहर्ट्ज से लेके आपकी जब हम यहाँ पे रेंज लेंगे तो ये आएगा लगभग 1 गीगाहर्ट्ज। तो 1000 गीगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के जो रेडिएशन है उसको हम माइक्रोवेव में लेते हैं, राइट। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सीलरेटिंग चार्जेस से। और इनका काम क्या है? असल में स्पीड गन बनाने में इनका यूज होता है, रडार बनाने में इनका यूज होता है, और ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में ये यूज होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव कैसे यूज होती हैं और क्या काम होता है? तो असल में हम माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं कि उनका रेजोनेंस वाटर मॉलिक्यूल से हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमने कोई खाना रखा तो खाने में थोड़ा बहुत पानी तो रहेगा ही, तो जब हम माइक्रोवेव उसमें डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रेजोनेंस में आके वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल मतलब हीट, तो वो खाना गर्म हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव में 3 × 10⁻³ मीटर से लेके जितनी भी बड़ी वेवलेंथ है वो सारी रेडियो वेव में आती हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 300 गीगाहर्ट्ज आएगा, मतलब 300 गीगाहर्ट्ज से छोटी सारी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में आएंगी। अब ये रेडियो वेव में आप इसको शॉर्ट रेडियो वेव, टीवी एफएम के लिए, एएम में, और लॉन्ग रेडियो वेव, सब तरह की रेडियो वेव हैं। तो ये रेडियो वेव टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है मैक्सिमम। जैसे कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड एएम ट्रांसमिशन है। एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन, जिसमें विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, ये सब आते हैं। मतलब ये पहले बहुत यूज होते थे, अभी तो इनकी जगह एफएम आ गया है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 540 किलोहर्ट्ज से लेके 1600 किलोहर्ट्ज तक है एएम में। और जो एफएम, आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, जितने भी एफएम के चैनल हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में है। फिर टीवी पे जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है। क्लियर? और मतलब जो नॉर्मल टीवी कम्युनिकेशन है। इसके अलावा मोबाइल में जो है फ्रीक्वेंसी वो 900 के आसपास होती है। तो एक्चुअली इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मोबाइल से बेस में, मतलब जो बेस स्टेशन है, मतलब किसी भी कंपनी का रिसीवर स्टेशन, वो फ्रीक्वेंसी होती है 896 मेगाहर्ट्ज से लेके 901 मेगाहर्ट्ज तक, यानी मोबाइल जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। और ट्रांसमीटर जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो 840 मेगाहर्ट्ज से लेके 935 मेगाहर्ट्ज तक होती है, यानी बेस टू मोबाइल। ऐसे ही फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। असल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज होती हैं, और वो होती हैं लगभग 6 मेगाहर्ट्ज के आसपास। तो इसमें भी दो तरह की चीज होती है, एक अपलिंक, एक डाउनलिंक। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अपलिंक का मतलब है कि जो यहां से सैटेलाइट पे सिग्नल जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5.925 गीगाहर्ट्ज से लेके, और गीगाहर्ट्ज, नोटिस गीगाहर्ट्ज से लेके 6.425 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, जबकि डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। डाउनलिंक का मतलब वहां से जो सिग्नल वापस आएगा। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। इसमें ये सारी की सारी जो हैं ये रेडियो वेव है। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपका अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि कौन सी, मतलब ऑर्डर की बात है, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक गामा है, उससे कम एक्सरे है, फिर यूवी है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रा है, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। ये सब रेडियो हैं, रेडियो वेव। ओके, तो रेडियो वेव्स आर लेसर एनर्जेटिक, राइट, सबसे कम एनर्जी की हैं। तो होपफुली आप समझ गए।